एक बार ट्रेन में एक बूढ़ा सफ़र कर रहा था और उसके डिब्बे में 5 लड़के भी उसके साथ सफ़र कर रहे थे। उन 5 लड़कों का जो स्टॉपेज था जहाँ पर वो उतरना चाहते थे वो उनका छूट जाता है, मिस हो जाता है उनसे। तो वो पांचों प्लान करते हैं कि अब कैसे अपने स्टॉपेज पर पहुँचा जाए, ट्रेन को कैसे रोका जाए। तो उनमें से एक बोलता है अभी जो चैन है उसको खींच देते हैं, ट्रेन रुक जाएगी, जितना छूट गया उसको सफ़र को तय कर लेंगे हम लोग पैदल। तो सोचते हैं यदि हम चैन खींचते हैं तो हम पर जुर्माना भी लग सकता है, जो उस समय 1000 रुपये निर्धारित था। तो उन लड़कों ने क्या किया कि एक काम करते हैं, हम 5 लोग हैं, 200 रुपये डाल लेते हैं। उन लोगों ने 200 रुपये जमा किए और उनमें से एक लड़के ने वो 1000 रुपये अपनी जेब में रख लिए। लेकिन वो कुछ शैतान प्रवृत्ति का था, तो उसके दिमाग में विचार आया, क्योंकि उस डिब्बे में वो 5 लड़के और एक बूढ़ा ही था। तो उसने सोचा क्यों ना हम जो चैन खींचने का इल्ज़ाम है वो इस बूढ़े पर लगा देते हैं, और जब टीटी आएगा, हम 5 लोग हैं, हमारी मेजॉरिटी है, तो सिंपल सी बात है हमारी बात मानी जाएगी। ये बूढ़ा चला जाएगा और हम लोग फ्री फंड में अपने यहाँ उतर जाएंगे फिर बाद में। तो अब जैसे ही चैन वो खींचते हैं, ट्रेन रुक जाती है और टीटी 2 गार्ड के साथ वहाँ पर आ जाता है डिब्बे में, पूछता है अभी चैन किसने खींची है। तो वो 5 लड़के एक साथ इशारा करते हैं उस बूढ़े की तरफ कि इन्होंने चैन खींची है। अब बूढ़ा फंस गया, ये 5 लोग हैं। तो वो बूढ़ा कहता है कि हाँ मैंने ही चैन खींची है। अब टीटी पूछता है अभी क्यों आपने चैन क्यों खींची। तो बूढ़ा कहता है कि मेरी मजबूरी थी। बोले ऐसी क्या मजबूरी थी। बोले ये 5 लड़के इस ट्रेन में बैठे हैं, चोर हैं, और इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरे से 1000 रुपये छीन लिए, और वो 1000 रुपये इस जो सामने एक लड़का है इसकी जेब में है। टीटी उसकी जेब चेक करता है तो उसकी जेब में 1000 रुपये निकलते हैं, और वो 5 के 5 लड़के पकड़े जाते हैं और बूढ़े को छोड़ दिया जाता है। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम बिल्कुल उस प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं बुरी तरीके से, लेकिन तब भी हम एक अपना उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता निकाल सकते हैं। हमारे पास उम्मीदें होनी चाहिए उस स्थिति से भी निकलने की। तो इसी कहानी के साथ आज की हम क्लास शुरू करते हैं, और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिम्बल, संविधान की प्रस्तावना। और आपको इस तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि इससे आप पीसीएस प्रीलिम्स तक के क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि प्रस्तावना वर्ड है उसमें और क्वेश्चन है, तो यदि आपने ये क्लास ले रखी है तो फिर वो क्वेश्चन आपका है, वो क्वेश्चन आप सही करेंगे। बस आज आपको आज की क्लास पूरी लेनी है, फिर प्रस्तावना से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा कि मैंने बोला है कि अगले टॉपिक हम कवर करते रहेंगे, लेकिन पिछले टॉपिक्स के बारे में हम डेली के क्वेश्चन लेके आएंगे। आगे मैं आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आज का क्वेश्चन है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति। ये मैंने आपको समितियां पढ़ाई थी, बड़ी समिति है ये। संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसको पॉज करके ठीक प्रकार से पढ़ लें क्वेश्चन को, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो हम बात करते हैं फिर आज के टॉपिक्स की। प्रिम्बल, प्रस्तावना। देखिए बहुत डीप से मैं आपको आज पढ़ाऊंगा सारी जानकारी। संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान की प्रस्तावना जो है उसका विचार कहां से ले गया, उसकी भाषा कहां से ली गई है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था संविधान के स्रोत। यदि आपने संविधान के स्रोत क्लास नहीं लिए तो आप आई सजेशन पर क्लिक करके क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उसका मैंने लिख दिया है। अब देखिए संविधान सभा के स्रोत के, प्रस्तावना के स्रोत के बारे में हम जाने तो जो प्रस्तावना का विचार जो लिया गया है वो लिया गया है। आपका ये क्वेश्चन डाउटफुल बनता है, बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अमेरिका कहां पर टिक करना है, आपको ऑस्ट्रेलिया कहां पर टिक करना है। तो जो प्रस्तावना का विचार है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिका से, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, और यदि बात करें प्रस्तावना की भाषा, तो ध्यान रखेंगे ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, दूसरा टॉपिक क्या बनता है? दूसरा ये है, कुछ बच्चे मुझसे कई बार पूछ चुके हैं सर कि संविधान का अंग है या नहीं है प्रस्तावना, प्रस्तावना के संविधान का अंग है या नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और जो केस इससे रिलेवेंट है उनकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, सब फैक्ट क्या है जुड़ा हुआ। देखिए एक केस आया था बेरूवाड़ी यूनियन केस, और बेरूवाड़ी यूनियन केस में क्या बताया गया, उसमें साफ साफ बोल दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और जो विधायिका है वो उसमें संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले केस में एक केस आया केशवानंद भारती, फेमस केस है भैया, आप सभी ने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें संविधान का अंग माना गया है प्रियम्बल को, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए बेरूवाड़ी केस, उन्नीस सौ 60, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अतः विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती। ये डिस्कशन किसमें हुआ है, बेरूवाड़ी केस 1960 में। ये बात किसने कही, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बात कही। ठीक है, अब सेकंड केस हम पढ़ेंगे केशवानंद भारती केस। भारती बनाम केरल स्टेट, केरल राज्य, 1973। ये केस भी इससे रिलेवेंट है, आपसे पूछा जाएगा प्रियम्बल के बारे में क्या क्या हुआ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है और विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन इसी केस में फिर क्या किया, 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया इस केस में। लेकिन इस केस में मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया तथा प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया। यानी कि इस केस में हुआ क्या, 1973 में पहले तो उसने ये बोल दिया कि जो संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन बाद में इसी केस में टर्न पॉइंट लिया सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा कि मूल ढांचा सिद्धांत, यानी कि हम संविधान के मूल ढांचा में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रस्तावना को मूल ढांचा में रख दिया, तो अब प्रस्तावना में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन किस प्रकार के परिवर्तन, नकारात्मक, यानी कि इसको प्रभावशाली बनाने के लिए तो आप कर सकते हो परिवर्तन, लेकिन इसमें कुछ हटाने के लिए नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रस्तावना को प्रभावशाली बनाने के लिए परिवर्तन कर सकते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना के नकारात्मक आप नहीं कर सकते। ये सारी व्यवस्था किसमें दी गई, केशवानंद भारती केस 1973। तो क्लियर हो गई। अब प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, वो सारा मुद्दा इन दो केस को यदि आपने समझ लिया होगा तो समझ गए होगे। ठीक है, तो प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया और इसमें तथा संविधान के मूल ढांचे में
नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। क्लियर है? लेकिन इसको प्रभावशाली बनाने के लिए आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो दो केस पढ़ाए हैं मैंने, एक तो बेरूवाड़ी केस पूछा जाता है 1960 और एक केशवानंद भारती केस 1973। ये केस प्रस्तावना से किस प्रकार से रिलेवेंट है, क्या बातें हुई हैं प्रस्तावना से जुड़ी हुई, वो आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बहुत अहम जानकारी, एक भी पॉइंट प्रिंबल प्रस्तावना का नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आपने यहाँ पढ़ लिया है तो फिर आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप इसको नोट कर लें सारी जानकारी को। चलिए अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट की, इसको आप नोट कर लिया होगा आपने। ये इंपोर्टेंट केस थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो ठीक है, इससे रिलेवेंट। अब बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है, कुंजी नोट कहा गया है, ये किसने कहा है? तो यदि आपसे पूछा जाए प्रस्तावना को, अगला पॉइंट है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है किसने भी? ठाकुरदास भार्गव। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट तो ये कहा गया अर्नेस्ट बारकर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो कुंजी नोट पूछा जाए संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव ने, और कुंजी नोट कहा है अर्नेस्ट बारकर। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, यदि आपसे ये पूछा जाए कि आर्टिकल 32 को, आर्टिकल जो 32 है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो वो टिक मत कर देना। इसलिए आप कभी पूरा ज्ञान लेना, कभी अधूरा ज्ञान से क्वेश्चन गलत टिक करें हैं, तो ध्यान रहेंगे आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा ये कहा है आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो ध्यान रहेंगे आर्टिकल 32। और यदि सिंपली पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव आप टिक करेंगे। ठीक, अब जो एक प्रिम्बल है इसमें एक बात नोटिस करेंगे, इसमें अमेंडमेंट किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसमें इसमें कुछ वर्ड, 3 वर्ड ऐड किए गए थे। तो पूछा गया कई बार कि कौन से वर्ड तय किए, निम्न में से कौन सा वर्ड ऐड नहीं किया गया प्रिम्बल में, या कौन सा वर्ड मूल संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था या मूल प्रस्तावना में था। तो इस बारे में आप ध्यान रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, यहां पर पंथ निरपेक्ष से धर्म निरपेक्ष सही है, ठीक है, संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 42वां अमेंडमेंट किया गया 1976 में। आप सभी जानते हैं कि ये संशोधन है 42वां, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन को बहुत, इसमें बातें ऐड की गई थी संविधान में इसके थ्रू। तो एक बात ये भी थी कि संविधान की प्रस्तावना 3 वर्ड, एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, अभी इनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे, क्या मुख्य शब्द है, उनका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आप जो फैक्ट हैं इनको नोट कर लेंगे, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। कुछ बातें और सबसे प्रमुख,
देखिए अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के तत्व, यानी कि प्रस्तावना में है क्या चीज, किन चीजों का वर्णन करती है प्रस्तावना। तो आपको बताएं प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। सबसे पहले संविधान, शक्ति के स्रोत, दूसरा संविधान का स्वरूप, तीसरा संविधान का उद्देश्य, और चौथा संविधान अंगीकृत, अपनाने, अंगीकृत करने की तिथि। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना किन चीज़ों को वर्णन करता है, प्रस्तावना किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो ध्यान देंगे 4 चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो संविधान की शक्ति, यानी कि संविधान को जो शक्ति मिलेगी, संविधान को शक्ति किससे प्राप्त होगी, संविधान का स्वरूप कैसा होगा, संविधान का उद्देश्य कैसा होगा, और संविधान अंकित करने की तिथि वो क्या है। ये सारी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ये हमको मिलती है प्रस्तावना से। अब देखिए शक्ति के स्रोत क्या है। तो जो इसमें वर्ड है ना, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी कि भारतीय जनता, भारत की जनता। तो संविधान शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता, यानी कि जो वर्ड यूज हुआ हम भारत के लोग, भारतीय जनता, यही क्या है, संविधान की शक्ति का स्रोत है। ये इससे हमें स्पष्ट होता है। अब संविधान का स्वरूप, तो इसमें जो वर्ड लिए गए हैं उन वर्ड का क्रम भी पूछा जा रहा था और मैं भी उनका भी अर्थ भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो संविधान का स्वरूप है, ये 5 वर्ड जो प्रारंभिक 5 शब्द जो हैं उनसे क्या पता चलता है हमारे संविधान का स्वरूप। पहला वर्ड संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता। सेकंड आपका समाजवाद। थर्ड पंथ निरपेक्ष। नंबर 4 लोकतांत्रिक। और 5वां आपका गणराज्य। यानी कि हमारा देश संप्रभुत्व संपन्न है, यानी कि इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, ठीक है, सभी अपनी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है ये देश। समाजवाद, हमारे देश का समाजवाद कैसा सभी जानते हैं, हमारे यहाँ का समाजवाद कैसा, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जनता के द्वारा जनता के शासन। हमारे यहाँ साम्यवाद, राजशाही समाजवाद नहीं है। तीसरा पंथ निरपेक्ष, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात की गई, यानी कि हमारा जो है किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता सभी। इसका मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम धर्म में विश्वास नहीं करता है देश, नहीं, सभी धर्मों में विश्वास करता है और सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य है धर्मनिरपेक्ष है। लोकतांत्रिक आप सभी जानते हैं, जनता के द्वारा जनता का शासन। और 5वां क्या, गणराज्य, यानी कि हमारे देश का जो सम्राट होगा वो अनुवांशिक नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा, अमेरिका की तरह निर्वाचित होगा, ब्रिटेन की तरह वो अनुवांशिक नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे संविधान का स्वरूप पता चलता है। जो ये 5 वर्ण हैं इनसे क्या पता चलता है, हमारे संविधान का स्वरूप, जो किसमें है, प्रस्तावना में। क्लियर है भाई। अगला क्या है, संविधान के उद्देश्य। तो जो अंतिम 5 वर्ड है उनसे हमारे संविधान का उद्देश्य निकल के आता है कि क्या पर्पस है हमारे संविधान का, ठीक है। तो एक वर्ड है आपका न्याय। हमारे यहाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। तो न्याय किस प्रकार का होगा। 7 स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की बात की गई है। 8वां आपका समता, यानी कि समानता। समानता एक उद्देश्य है कि सभी को समान अवसर दिए जाए, सभी के लिए समान समझा जाए। एक अखंडता, देश की अखंडता को लेकर बात की गई है। और 10वां है आपका बंधुता, यानी कि भाईचारा। तो उस प्रारंभिक 5 वर्ड हमारे संविधान के स्वरूप को बताते हैं और प्रस्तावना के अंतिम जो 5 वर्ण हैं वो हमारे संविधान के उद्देश्य को बताते हैं। और चौथा पॉइंट है, आपको बताते हैं संविधान को अंगीकृत करने की तिथि, जो मैंने आपको बताई थी 26 नवंबर 1949 को
हम भारत के लोग इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अपनाते हैं इसको। तो ये चारों की चारों बातें कहाँ किस में दी गई है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में। तब पूछा जाए कि प्रस्तावना में क्या है, तो संविधान की शक्ति के स्रोत के बारे में वर्णन है, जो हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता है संविधान की शक्ति, और संविधान का हमारा स्वरूप कैसा है ये वर्णन कर किया जाता है प्रस्तावना में, और संविधान का उद्देश्य क्या है ये वर्णन किया जाता है। और संविधान को अंगीकृत लागू करने की तिथि नहीं है, लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950, उसका वर्णन नहीं है प्रस्तावना। प्रस्तावना में किसका वर्णन है, 26 नवंबर 1949 का, जिस दिन संविधान कंप्लीट हुआ था और हमने संविधान को अंगीकृत किया था। ठीक है, तो ये बातें किसमें दी गई है, प्रस्तावना में। आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी सारी बातें। ठीक है, अब सबसे पहली बात, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो इनका क्रम भी लगवा लेता है कि जो संविधान की प्रस्तावना के शब्द है इनको काला क्रम में लगाइए, सही क्रम में। तो पहले संप्रभुता, फिर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो एक क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा वर्ड ये पूछ रहा है, किस वर्ड का, किस शब्द का हमारी प्रस्तावना में उपयोग नहीं किया गया या वर्णन नहीं किया गया। तो ये 10 शब्द हैं प्रमुख जो पूछे जाते हैं। बाकी अन्य कोई शब्द पूछा जाएगा जिनसे डिफरेंट होगा तो आप उसको टिक कर देंगे कि उसका इसमें वर्णन नहीं किया गया है। तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इनका मैं एक्सप्लेनेशन आपको व्याख्या करूंगा 10 के 10 शब्द की, किसका मतलब क्या है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से संविधान की प्रस्तावना को समझ पाएं। तो अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं आपके, जिसमें आपको इनका क्या होगी, व्याख्या होगी। देखिए अब बात करते हैं इन शब्दों की व्याख्या। तो आपको मैं एक एक शब्द की, इसको पॉज करके आप नोट कर लें। देखिए सबसे पहला वर्ड है संप्रभुता या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस वर्ड का क्या सेंस है, देखिए इस वर्ड का मतलब है कि भारत सुपीरियर है, भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, अधिराज्य है, वो स्वतंत्र है और इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। ये वर्ड बताता है क्या भाई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे आज से क्या है, इससे आज से है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य। जैसे कुछ देश अब भी किसके अंडर में, ब्रिटिश की जो महारानी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो उनके डोमिनियन स्टेट हैं। तो इस प्रकार से डोमिनियन नहीं है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, भारत ने क्या हुआ था, भारत 1949 में राष्ट्रमंडल से जुड़ा था, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। ठीक है, अब इससे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश के अधीन हो गया, ब्रिटिश की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसका हेड ब्रिटेन है, जो राष्ट्रमंडल का हेड है वो कौन है, ब्रिटेन है, वो ब्रिटेन है। लेकिन इसका मतलब इसमें ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि इससे संप्रभुत्व संबंध, जो संप्रभुता है भारत की, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे ऐसा नहीं है वो उसका मतलब उसके ऊपर सख्ती हो गई, ये बात पहले ही तय कर दी गई। तो इससे इसको कोई खतरा नहीं है, किसको भी, हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने से कोई भी खतरा नहीं है। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, मैंने सिंपल भाषा में आपके सामने लिख दिया। ठीक है, सेकेंड वर्ड है आपका समाजवाद। देखिए समाजवाद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका साम्यवाद समाजवाद और एक होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में क्या होता है, वहाँ पर जनता के द्वारा जनता का शासन होता है, और जो साम्यवाद होता है वो राजशाही, यानी कि जहाँ पर राजा रानी होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, जैसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक। ठीक है, तो समाजवाद मैं आपको बताता हूँ, समाजवाद भारत में
लोकतांत्रिक, समाजवाद है। ठीक है, वैसे समाजवाद कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप के होते हैं समाजवाद। एक तो आपका लोकतांत्रिक और एक होता है आपका साम्यवाद। साम्यवादी समाजवाद यानी कि राजशाही जहाँ चलती है, राजशाही। क्लियर है? तो भारत में कौन सा वाला है? ये वाला। क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में सारी बातें। 2 वर्ड आपके शुरुआत के, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और एक आपका समाजवाद। आशा करता हूँ सारा कुछ क्लियर होगा। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड है तीसरा, पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष का यहाँ पे मतलब धर्म निरपेक्ष भी है। ये कोई अलग वर्ड नहीं है संविधान में। वैसे अलग मीन्स हैं, धर्म के पंथ होते हैं, जैसे कैथोलिक ईसाई धर्म का एक पंथ है, शिया सुन्नी इस्लाम धर्म के पंथ हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य एक ही बात से है। क्लियर है? तो पंथ निरपेक्ष जो है इसका मतलब है कि जो हमारे देश है इसका कोई धर्म नहीं है, मतलब किसी एक धर्म की विशेषता नहीं देता। ये सभी धर्मों को क्या समझता है? समान संरक्षण प्राप्त है और ये सभी को समान समर्थन देती है यहाँ की सरकार। ऐसा नहीं है धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो कि धर्म को नहीं मानना, धर्म को नास्तिक बन, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों को मानना और सभी धर्मों को समान समर्थन देना, ये मतलब है यहाँ की संविधान में सरकार के लिए। ठीक है, तो भारत में सभी धर्मों को समान समर्थन प्राप्त है। क्लियर है भाई? भारत में सभी धर्मों को समान समर्थन प्राप्त है, किसी एक धर्म की यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। सभी धर्मों को क्या समझा जाएगा? समान समझा जाएगा। यहाँ पर मीन्स निकलता है किसका भाई? धर्म पंथ निरपेक्ष का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चौथा वर्ड है आपका लोकतांत्रिक। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर लोकतांत्रिक में क्या मतलब हो गया ऐसा? देखिए, लोकतांत्रिक का मतलब है जनता के द्वारा जनता का शासन। अब एक जगह क्या होती है? जनता सीधे सीधे शासन करती है, जनता ही सब कुछ होती है सीधा। एक जगह क्या होती है कि जनता कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसा भारत में होता है, और वो प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। और एक जगह जनता को सीधे सीधे मतलब मांगती है सारी चीजें। ठीक, तो जहां पर सारी व्यवस्थाएं जनता के द्वारा सीधे की जाती हैं वहां प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र होता है, और जहां पर किसी प्रतिनिधि के माध्यम से होता है वहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो हमारे यहाँ कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष। इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवस्था भी कहते हैं। तो क्लियर होगी बात कि लोकतंत्र व्यवस्था कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। एक में जनता सीधे शासन करती है, एक में जनता प्रतिनिधि के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, उनके माध्यम से शासन करती है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, भारत में संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवस्था है। अब संसदीय क्या है इसको भी क्लियर कर दूं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो 2 प्रकार की होती है, यानी कि लोकतंत्र दो प्रकार की, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या ऐसी व्यवस्था भी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली? तो आपको बताएं स्विट्जरलैंड एक उदाहरण है जहां पर कैसी व्यवस्था है, जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको ना प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो संसदीय और एक राष्ट्रपति। यानी कि एक में सारी पावर राष्ट्रपति की होती है, एक में संसद के थ्रू होती हैं।
इंक्लूड करके राष्ट्रपति को। तो हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है भारत में, एक तो लोकतंत्र व्यवस्था है, लेकिन कौन सी वाली, प्रतिनिधिवादी, ठीक है, अप्रत्यक्ष वाली, और उनमें भी कौन सी व्यवस्था है, संसदीय, ठीक है। हमारे सब काम संसद से होते हैं ज्यादातर, ठीक है, संसद के अंग राष्ट्रपति को बनाया गया। एक देश में क्या होता है, सारी व्यवस्थाएं किस पर होती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो हमारे ऐसा प्रावधान नहीं है, हमारे कैसी व्यवस्था है भारत में, संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवस्था है। क्लियर होगी आपको, सारी बात समझ में आ गई इससे रिलेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं अगला शब्द, इसको नोट कर लेंगे आप पॉज करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बिंदु की। अगला वर्ड है आपका 5वां, गणराज्य। देखो गणराज्य में मीन्स है कि हमारे भारत का सम्राट निर्वाचित होता है। भारत में सम्राट, सम्राट कौन है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति। निर्वाचित होता है। जहां पर गणराज्य व्यवस्था होती है वहां का सम्राट जो होता है, सर्वोपरि जो होता है, वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। और जहां पर गणराज्य व्यवस्था नहीं होती वहां का सम्राट क्या होता है, आनुवंशिक होता है। जैसे आपको बताऊं, अमेरिका, अमेरिका में क्या है, गणराज्य व्यवस्था, गणराज्य है। और एक ब्रिटेन है, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का सम्राट जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। ब्रिटेन का सम्राट, जो ब्रिटेन का सम्राट है, ब्रिटेन का सम्राट क्या है, आनुवंशिक है। यानी कि वहां पर जो राजा होता है, सम्राट होता है, वो क्या करता है, वो निर्वाचित नहीं होता, वो एक फैमिली से है रास्ता ही, उन्हीं के, जैसे आपने महारानी विक्टोरिया का नाम सुना होगा, एलिजाबेथ का, तो उन्हीं की फैमिली से बनते चले जाते हैं, उनमें निर्वाचित नहीं होते। तो वो एक गणराज्य नहीं है। अमेरिका क्या है, गणराज्य, क्योंकि यहाँ का सम्राट क्या होता है, निर्वाचित। तो भारत में सम्राट निर्वाचित होता है, इसलिए भारत क्या एक गणराज्य है। क्लियर हो गई? 2 एग्जाम्पल भी दे दी, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, आशा करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका छठा है न्याय। भारत में आपका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक संविधान में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का वर्णन है। यानी कि हमारे भारत में सामाजिक, समाज के स्तर पर, आर्थिक, इकोनॉमिकली, और राजनीतिक, यानी कि जो पॉलिटिकल होता है, उसमें समान न्याय है सभी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है उसमें भेदभाव किया जाएगा, सभी को समान प्रकार से न्याय की व्यवस्था दी जाएगी। ये किसमें, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, वहाँ पर न्याय की क्या है, समता है, वहाँ पर समानता है, ठीक है। क्लियर? अगला वर्ड है आपका स्वतंत्रता। सभी जानते हैं स्वतंत्रता से भारत में सभी को स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता कैसी, ऐसी नहीं है आपको मर्डर करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें आप कहीं भी जा सकते हैं, आप जैसे आर्टिकल 19 में घूमने की, बोलने की, अभिव्यक्त करने की, ठीक है, वो सारी स्वतंत्रता दी गई है, सभी को समान स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। लेकिन ये नहीं गलत कार्य के लिए आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, यहाँ पर इसका ये आज से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस वर्ड का मीन आप समझ ही गए होंगे, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सभी जानते हैं स्वतंत्रता का मतलब, ठीक है। अब अगला वर्ड है समता। समता का मतलब क्या होता है अभी, समानता। तो भारत में सभी को
सभी को समान अब सभी को समान अवसर दिए गए हैं। यानी कि सभी के लिए समान बात हुई है, चाहे वो न्याय की बात हो या फिर स्वतंत्रता की बात हो, तो समान समता का वर्ड यहाँ पर, समता का मतलब क्या है, समानता, ठीक है, इक्वलिटी। तो भारतीय संविधान में इक्वलिटी की बात की गई है। इन दो वर्ड को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं स्वतंत्रता और समता। समता समानता से, स्वतंत्रता हमारी फ्रीडम, आज़ादी जो होती है, ठीक है। नया वर्ड है आपका अखंडता। इसमें क्या किया गया है कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता है, ठीक है, और उसको इसी प्रकार से हमें अखंड यानी कि खंडित नहीं होने देना, उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। भारत में विविधता होते हुए भी एकता है, ठीक है, और इसी को हमें क्या रखना है, अखंड रखना है, इस एकता को खंडित नहीं होने देना है। ये अखंडता वर्ड आप सभी जानते हैं, यानी कि टुकड़े ना होना, ठीक है, अखंड बनाए रखना, जो हमारा अखंड भाग है वही सब बना रहे, इसकी बात हुई है। और अगला है बंधुता, ठीक है। तो बंधुता भाईचारे से मतलब है भारत में एकल नागरिकता। मैं आपको बता दूं, एकल नागरिकता सभी को बंधुता के साथ बांधे रखने का माध्यम है। ये मैंने एक बात बताई है, वैसे इसका मीन्स आप सभी जानते हैं, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। हमको अच्छे सौहार्द के साथ रहना, मिलकर रहना है, मतलब मिलकर रहना है। ये सेंस हमें संविधान में, उद्देश्य हमारे संविधान क्या है, सभी लोग क्या रहें, मिलकर रहें। हमारा देश उसके खंड ना हो, विभाजन ना हो, वो एकता बनी रहे और हम सब लोग मिलकर रहें भाईचारे के साथ, ये बंधुता। और हमारे जो भाईचारे का माध्यम है, ये सभी को बंधुता के माध्यम में भारत में एकल नागरिकता सभी को बंधुता में बांधे रखने का माध्यम है। यानी कि हम सब लोग एक रहें, इसके लिए क्या है, एकल नागरिकता। सभी बोलते हैं ना वी आर इंडियन, क्या आप राजस्थानी हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहारी हो, लेकिन एक वर्ड है क्या, वी आर इंडियन। सबको एक ही नागरिकता, ऐसा नहीं राजस्थान की अलग नागरिकता मिलेगी। तो ये नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये सभी को बंधुता में बांधे रखने का क्या है, एक माध्यम है संविधान में। तो हमें बंधुता बनाए रखनी है। तो वो 10 के 10 वर्ड मैंने आज यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं और प्रस्तावना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बताई है, जिससे कि आप पीसीएस प्रीलिम्स तक अच्छी तरीके से प्रस्तावना से क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। इससे बढ़कर कुछ नहीं आपको मिलने वाला। लेकिन फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम रह गई है, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, मैंने वैसे पूरा प्रयास किया है सब कुछ इसमें भरने का, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है, मैं उसका आपको जवाब दूंगा वहाँ पर। और बिल्कुल एक नॉर्मल जैसा बात करते हैं उसी तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यदि आशा करता हूँ आपको आज प्रस्तावना की पूरी क्लास समझ में आई होगी, और यदि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के नोट्स मैंने क्लास 1 और क्लास 14 के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे आगे के नोट्स जैसे संविधान सभा के हैं, क्लास 10 से लेकर क्लास 13 तक के, वो भी अपलोड करा दी जाएंगे। और आपको सारे क्लास नोट्स आपको अपलोड करा दिए जाएंगे धीरे धीरे। और मैं क्वेश्चंस भी आपको देता रहूंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस आपको इतना सा काम करना है, एक तो क्लास रिवाइज करनी है। आप बच्चों ने क्लास रिवाइज करनी बंद कर दी है, आप लॉकडाउन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लॉकडाउन के बारे में ना सोचें इतना आप, क्योंकि एग्जाम होंगे लॉकडाउन के तुरंत बाद, आप उसकी तैयारी करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें, बार बार रिवाइज करें, क्लासों को शेयर करें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम वहीं पर समाप्त करते हैं, कल को एक नए टॉपिक के साथ हम जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।